दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले जान लेते हैं महामारी के ताजा अपडेट को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 14,37,976 पहुँच गई है, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 4,85,823 है। अच्छी बात यह है कि 9,18,906 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 32,826 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं हम महाराष्ट्र की बात करें जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, वहां 3,75,799 मामले हो गए हैं, जबकि तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है और वहां 2,13,723 मामले हो गए हैं। दिल्ली अभी तीसरे नंबर पर बना हुआ है जहां 1,30,606 मामले हो गए हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में 96,298 मामले हो गए हैं और वो चौथे नंबर पर बना हुआ है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि महामारी से मुकाबले में मदद करेगी ये 3 हाईटेक लैब, पीएम मोदी आज करेंगे उद्घाटन। दोस्तों आपको बता दें कि देश में महामारी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और महामारी को कंट्रोल करने के लिए जांच के कामों में भी तेजी आई है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश में 3 हाईटेक लैब का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इन लैब से महामारी के जांच के काम में तेजी आएगी। इन लैब की क्षमता 10,000 जांच रोजाना की है। आपको बता दें कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने नोएडा, मुंबई और कोलकाता में हाईटेक लैब शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार यानी कि आज नोएडा, मुंबई और कोलकाता में हाई कैपेसिटी वाली महामारी जांच सुविधाओं वाली लैब का शुभारंभ करेंगे, जिससे कि देश में जांच करने की क्षमता बढ़ेगी, बीमारी की शुरुआती पहचान हो सकेगी और समय रहते ही इलाज में तेजी आएगी। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि राहुल गांधी बोले हमारी जमीन पर चीन ने कब्जा किया, सच्चाई को छिपाने वाले राष्ट्र विरोधी। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने चीन के कथित अतिक्रमण को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अपनी वीडियो सीरीज की चौथी कड़ी में कहा कि चीनियों ने भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है, सच्चाई को छिपाने वाले राष्ट्र विरोधी हैं, इसे लोगों के ध्यान में लाना देशभक्ति होगा। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि एक भारतीय के रूप में मेरी पहली प्राथमिकता देश और देश की जनता है। अब ये साफ हो गया है कि चीन के लोग हमारी सीमा में घुस आए हैं, यह बात मुझे परेशान करती है। कैसे दूसरा देश हमारे इलाके में घुस आया है? अगर आप चाहते हैं कि मैं चुप हो जाऊं और लोगों से झूठ बोलूं तो मैं चुप नहीं रहूंगा। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि मैंने सैटेलाइट तस्वीरें देखी हैं, पूर्व सैन्य कर्मियों से बात की है। अगर आप चाहते हैं कि मैं झूठ बोलूं कि चीन इस देश में नहीं घुसा है तो मैं झूठ नहीं बोलने वाला हूं। मैं स्पष्ट कर देता हूं कि मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं। मैं चिंता नहीं करता हूं चाहे मेरा भविष्य डूब जाए। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं लोगों से झूठ नहीं बोल सकता हूं। मैं सोचता हूं कि जो लोग चीनियों के हमारे देश में घुसने के बारे में झूठ बोल रहे हैं वे लोग राष्ट्रवादी नहीं है। मेरे ख्याल से जो लोग झूठ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि चीनी भारत में नहीं घुसे हैं, ऐसे लोग देशभक्त नहीं हो सकते। दोस्तों हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप कितने सरोकार रखते हैं राहुल गांधी से? क्या आप राहुल गांधी की बातों से सहमत हैं? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान विधानसभा स्पीकर ने वापस ली अपनी याचिका। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के राजनीति मुकाबले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई हो रही है। विधानसभा स्पीकर ने हाई कोर्ट के जिस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, आज उस याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी थी और याचिका को वापस ले लिया गया है। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा के स्पीकर की तरफ से वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल पेश हुए। पिछले हफ्ते राजस्थान उच्च न्यायालय ने सचिन पायलट खेमे के पक्ष में फैसला सुनाया था। पायलट खेमे ने स्पीकर के नोटिस के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद आज स्पीकर ने अपनी याचिका वापस लेने की मांग की थी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है रोजगार के लिए दिल्ली सरकार का मेगा प्लान, बड़ी संख्या में लोगों को मिलेगा काम। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी काल में बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार खत्म हो गए हैं। किसी की नौकरी चली गई है तो किसी का खुद का रोजगार ठप हो गया है। हालांकि तमाम काम धंधों को छूट देने से जीवन की गाड़ी फिर से पटरी पर लौट रही है, लेकिन जिन लोगों का रोजगार खत्म हो गया है उन्हें कब राहत मिलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने ऐसे लोगों को आशा की एक किरण दिखाई है। दिल्ली सरकार का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए वे एक खास मुहिम शुरू करने जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के श्रम एवं रोजगार मंत्री गोपाल राय ने बताया कि इस मुहिम के तहत रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा होंगे। दिल्ली सरकार एक ऐसा कॉमन वेब पोर्टल लॉन्च करने जा रही है जो रोजगार ढूंढने वालों और नौकरी देने वाले कंपनियों के बीच कॉमन प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को 27 जुलाई को जॉब पोर्टल लॉन्च करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि गोपाल राय ने बताया कि इस पोर्टल पर ऐसी कंपनियां अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं जो अपने यहां नौकरी के लिए लोगों की तलाश कर रही हैं। साथ ही पोर्टल पर वे लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे जो रोजगार खोज रहे हैं। ऐसे लोगों को एक ही मंच पर लाने का काम किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली में महामारी के प्रसार को कंट्रोल कर पाई है। अब शहर की अर्थव्यवस्था को तेजी से पटरी पर वापस लाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि पोर्टल शुरू होने के बाद लोगों को नौकरियों के लिए कई स्थानों पर आवेदन नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो ये पोर्टल आपके लिए बहुत ही राहत भरी खबर दे सकता है। तो अगर आप भी इस पर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, 59 चीनी ऐप को बैन करने के बाद सरकार की नजर और 275 ऐप पर। लिस्ट में पबजी और रेशो भी है शामिल। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने पिछले महीने 59 चीनी ऐप को प्रतिबंधित करने के बाद अब 275 चीनी ऐप की एक और लिस्ट तैयार कर ली है। सरकार अब ये जांच करेगी कि यह चीनी ऐप कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा और यूजर प्राइवेसी के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रही। इस मामले में जुड़े सूत्रों ने बताया कि सरकार ने चीनी ऐप की जांच कड़ी कर दी है और इस बात की संभावना है कि देश में और अधिक चीनी इंटरनेट कंपनियों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप को प्रतिबंधित करने के बाद सरकार ने ये कदम उठाया है। सरकार ने 275 ऐप की जो लिस्ट तैयार की है उसमें गेमिंग ऐप पबजी भी शामिल है। चीन की सबसे मूल्यवान इंटरनेट कंपनी टेंसेंट इसका मालिक है। इसके अलावा फोन निर्माता Xiaomi की जिली, अलीबाबा की अली एक्सप्रेस के साथ टिकटॉक की मालिकाना कंपनी बाइटडांस की रेसो और यू लाइक जैसे ऐप इस लिस्ट में शामिल हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सूत्रों ने बताया कि सरकार इन सभी ऐप को या कुछ को या फिर किसी को भी प्रतिबंधित नहीं कर सकती। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि चीनी ऐप और उसके वित्त पोषण की जाँच की जा रही है। इनमें कुछ ऐप को सुरक्षा के लिहाज से जोखिम की श्रेणी में रखा गया है, जबकि अन्य को डेटा शेयरिंग और प्राइवेसी नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए लिस्ट में रखा गया है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप चाहते हैं कि पबजी बैन हो जाए? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, शिवराज चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में 12वीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप देने की योजना फिर से शुरू। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कक्षा 12वीं के मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने की योजना फिर से शुरू करने की घोषणा कर दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री चौहान ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। मालूम हो कि महामारी के कारण संक्रमित होने के बाद मुख्यमंत्री चौहान शहर के एक अस्पताल में स्वास्थ्य की सेवाएं ले रहे हैं। मुख्यमंत्री अस्पताल के अपने बिस्तर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक में शामिल हुए। दोस्तों, आपको बता दें कि चौहान ने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित 12वीं की मुख्य परीक्षा में जिन्होंने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उन विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप क्रय करने के लिए 25,000 की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने यह योजना अपने पिछले कार्यकाल में शुरू की थी। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, डाकघर की नई पहल, ग्रामीण ग्राहकों को गाँव में ही मिलेंगी सभी सुविधाएं। दोस्तों, आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए डाकघर ने बड़ा कदम उठाया है। अब से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को स्मॉल सेविंग स्कीम में पैसा जमा करने के लिए किसी भी शहर के डाकघर में जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब से आपको ये सुविधाएं शाखा डाकघर में ही मिलेंगी। यानी आप अपनी सेविंग्स का पैसा शाखा में ही जमा कर सकते हैं। इसके लागू होने के बाद छोटी बचत योजनाओं में निवेश करना बेहद आसान हो जाएगा। दरअसल डाक विभाग ने अब सभी छोटी बचत योजनाओं का विस्तार करके शाखा डाकघर लेवल तक कर दिया है। इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में 1,31,113 शाखा डाकघर चल रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नए आदेश में डाकघर शाखाओं को सार्वजनिक भविष्य निधि, मंथली इनकम स्कीम, नेशनल सेविंग स्कीम, किसान विकास पत्र और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है। लोग अब अपने गांव के डाकघरों में ही इन बचत योजनाओं में पैसा जमा करा सकेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि लेटर, स्पीड पोस्ट, पार्सल, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, ग्रामीण डाक जीवन बीमा की सुविधाओं के अलावा इन शाखा डाकघरों के द्वारा अब डाकघर बचत खाता, आवर्ती जमा, सावधि जमा और सुकन्या समृद्धि खाता योजनाएं भी प्रदान की जा रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ग्रामीण लोगों को अब अपने गांव में ही डाकघर बचत बैंक वाली सुविधाएं मिल सकेंगी, जिनका फायदा शहर में रहने वाले लोग उठा रहे हैं। वे अपनी बचत को अपने गांव के डाकघर के माध्यम से ही लोकप्रिय योजनाओं में जमा कर सकेंगे। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, भारत में पहली बार महामारी के 50,000 के करीब नए केस। अब तक 32,000 से ज्यादा लोगों ने तोड़ा है दम। दोस्तों, आपको बता दें कि देश में पहली बार 50,000 के करीब नए केस आए हैं। आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 49,931 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या 14 लाख के पार चली गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब महामारी के कुल मामले बढ़कर
14,35,453 हो गए हैं। वहीं 708 और लोगों ने दम तोड़ दिया है और दम तोड़ने के बाद कुल संख्या 32,731 हो गई है। देश में महामारी से संक्रमित 4,85,114 लोगों का इलाज अभी चल रहा है और 9,71,567 लोग इस महामारी को मात देकर ठीक होकर घर जा चुके हैं। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि महामारी से मुकाबले में देश में दिल्ली मॉडल अपनाने की तैयारी। दोस्तों, आपको बता दें कि देश में महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच सोमवार को केंद्र सरकार राज्यों के साथ एक बैठक करने जा रही है, जिसमें महामारी से बचाव के लिए दिल्ली मॉडल को अपनाने के लिए कहा जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि बैठक में दिल्ली में महामारी के खिलाफ उठाए गए कदमों को अपनाने के लिए अन्य राज्यों के लिए भी प्लानिंग की जाएगी। इसके साथ ही आने वाले दिनों में दिल्ली में महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए रणनीति पर भी चर्चा होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली मॉडल परीक्षण, होम आइसोलेशन, पारदर्शी डेटा, अस्पतालों में बेड और प्लाज्मा थेरेपी पर आधारित था। लेकिन इन 5 चीजों को प्राप्त करने के लिए हमने 3 सिद्धांतों का पालन किया। पहला, टीम वर्क, दूसरा, रचनात्मक आलोचना को स्वीकार करना और जो गलत है उसे ठीक करना, और तीसरा, चाहे कितनी भी बुरी स्थिति क्यों ना हो, एक सरकार के रूप में पीछे नहीं हटना। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महामारी के बढ़ते संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए उठाए गए कदमों के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार की तारीफ की थी। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि कब मिलेगी महामारी वैक्सीन। पूर्व ICMR के चीफ निर्मल कुमार गांगुली ने बताया। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। ऐसे में इस बीमारी की वैक्सीन कब आएगी, सबकी नजर इसी पर है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के पूर्व महानिदेशक ने वैक्सीन के आने का समय और परेशानियों के बारे में बताया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस जानलेवा महामारी के कारण लाखों लोगों की जान गई है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। देश में 14 लाख से ज्यादा महामारी के मरीज हैं। ऐसे में इस बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीन पर पूरी दुनिया में काम चल रहा है। कई वैक्सीन ट्रायल के तीसरे चरण में भी पहुंच चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि गांगुली ने उम्मीद जताई है कि साल के अंत तक महामारी की वैक्सीन आ सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि इसकी पहुंच बहुत ही सीमित होगी और केवल आपात प्रयोग के लिए होगी। उन्होंने कहा कि महामारी की वैक्सीन 2021 में गर्मियों में बड़े पैमाने पर लोगों को मिल सकती है। गांगुली ने कहा कि वैक्सीन से सबसे पहले उसकी सेफ्टी चिंताओं पर भी ध्यान देना होगा। और इसके साथ दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि भारत में चल रहे वैक्सीन ट्रायल के सभी रिजल्ट सार्वजनिक किए जाएं। दोस्तों, आपको बता दें कि ICMR के पूर्व महानिदेशक ने कहा कि निश्चित तौर पर वैक्सीन को उपलब्ध कराना काफी अहम होगा। जो भी देश पहले वैक्सीन बनाएगा उसे काफी फायदा मिलेगा। इसके अलावा वैक्सीन के उत्पादन क्षमता को भी देखना होगा। पूरे देश की आबादी को एक साथ वैक्सीन नहीं दी जा सकती। सरकार को वैक्सीन को उपलब्ध कराने के लिए एक रणनीति बनाने की जरूरत है। फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीन सबसे पहले दी जानी चाहिए। इसमें हेल्थ वर्कर के अलावा स्वच्छता कर्मचारी, पुलिस के जवान, रिटेल शॉप के कर्मचारी और बुजुर्ग लोगों को पहले वैक्सीन दिए जाने की जरूरत होगी। अगर दुनिया की वैक्सीन कंपनी भारत के साथ मिलकर वैक्सीन का उत्पादन नहीं करेगी तो गरीब देशों को अमीर देशों की तुलना में 9 महीने बाद वैक्सीन मिलेगी। इसलिए भारतीय कंपनियों को वैश्विक कंपनियों के साथ साझेदारी मजबूत करना चाहिए। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। आपको बता दें कि गर्मी उमस से मिलेगी राहत। दिल्ली समेत इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर भारत समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून अपने चरम पर है। भारी बारिश के कारण दिल्ली NCR समेत आसपास के इलाकों में मौसम सुहावना हो गया है। वहीं कुछ राज्यों में बाढ़ के कहर ने भी लोगों की मुसीबतें बढ़ा रखी हैं। आपको बता दें कि असम और बिहार में बाढ़ से मचे हाहाकार के बीच करीबन 40 लाख लोग इससे प्रभावित हैं और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इधर मौसम विभाग ने दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में मंगलवार और बुधवार को भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में सोमवार यानी कि आज छिटपुट बारिश होगी। इसके बाद मंगलवार और बुधवार को दिल्ली NCR समेत उत्तर पश्चिम भारत में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पंजाब तथा हरियाणा में उमस भरा मौसम बना रहेगा। तापमान सामान्य रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि नागालैंड के दीमापुर जिले में 8 दिवसीय लॉकडाउन शुरू। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के प्रसार को रोकने के लिए नागालैंड के वाणिज्यिक केंद्र दीमापुर में रविवार से 8 दिवसीय लॉकडाउन शुरू हो गया है। जिला कार्यालय बल के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि राज्य में महामारी के कुल 1339 मामले हैं, जिनमें से सर्वाधिक 527 मामले दीमापुर जिले के हैं। इसके बाद कोहिमा में 334 मामले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कोहिमा जिला प्रशासन ने राज्य की राजधानी में
25 जुलाई से 7 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी। दीमापुर में आज लॉकडाउन की वजह से सड़कें खाली रहीं और दुकानें बंद रहीं। चिकित्सा आपात स्थिति में लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ इलाकों में कुछ दवा की दुकानें और अस्पताल खुले रहेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के दायरे से बाहर रखे गए सरकारी कार्यालय, बैंक और मेडिकल क्लिनिक खुले रहेंगे। जिले में 2 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा। राज्य की राजधानी में पूर्ण लॉकडाउन के दूसरे दिन सड़कों पर लोगों के आवाजाही और वाहन नहीं दिखे, जबकि सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। कोहिमा में पूर्ण लॉकडाउन 31 जुलाई को समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।